गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको द्विवीय निषेचन के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी। आज हम आपको बताएंगे कि द्विवीय निषेचन किस प्रकार होता है डायग्रामेटिक एंड चार्ट के द्वारा। तो देखिएगा द्विवीय निषेचन। ध्यान से देखिएगा, केवल देखिएगा ध्यान से। द्विवीय निषेचन तो इसमें डायग्राम में देखो, देखिए इधर यहां हमने आपको परिभाषा बताई थी कि पुष्पीय पादपों के मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक में, ये देखिएगा ये बीजांड द्वार की ओर अंडकोशिका होती है और इसके पास में दो सहायक कोशिकाएं हैं। इसके मध्य में द्वितीयक केंद्रक जो केंद्रीय कोशिका के रूप में होता है और निभाग की ओर तीन एग्रिक प्रकृति की कोशिकाएं होती हैं। याद रखना, निभाग की ओर तीन एग्रिक प्रकृति की कोशिकाएं होती हैं। तो गौर से देखिएगा, ये भ्रूणकोश है, इसमें से इसको देखें ध्यान से, ये बीजांड का है, बीजांड का है। निभाग से दो अध्यावरण उत्पन्न होते हैं। और क्या बन जाता है? बीजांड। परागकणिका, ध्यान दीजिएगा, वर्तिकाग्र परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर क्या होता है? पराग अंकुरित होते हैं। पराग अंकुरित होने के पश्चात क्या होती है? पराग नलिका। देखिएगा, मैं आपको पराग नलिका दिखा रहा हूं। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पराग नलिका बीजांड द्वारीय सिरे से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ये देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले नलिका केंद्रक और दो, ये नलिका केंद्रक है और ये दो नलिका। वह घुमाइएगा, पराग नलिका वर्तिकाग्र को इसको सहायक कोशिका को भेजते हुए कहां प्रवेश कर जाएगी? मादा युग्मकोद्भिद में, और इसका अंतःस्राव क्या जाता है? फट जाता है और दोनों केंद्रक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं, मादा युग्मकोद्भिद में मुक्त हो जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक अमीबिया गति करता हुआ कहां आएगा? इसके पास में। ध्यान देना, किसके पास में आएगा? गौर फरमाइएगा, मादा युग्मक के पास में, और दूसरा द्वितीय केंद्रक के पास में। तो दो बार क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है। तो मैं आपको क्या बताया था कि पुष्पीय पादपों या आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद में युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्विवीय निषेचन कहते हैं। तो ये दो बार निषेचन होता है। कहां होता है? भ्रूणकोश में या मादा युग्मकोद्भिद में।
अब ग्लूकोज किसके अंदर पाया जाता है? बीजांड के अंदर। बीजांड किसके अंदर? अंडाशय के अंदर। अंडाशय किसका भाग होता है? अंडक का, जायन का या स्त्री केसर का। देखो ध्यान से, तो जो ये मादा युग्मक के साथ एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ निषेचन करता है, अर्थात संयोजन करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? युग्मक संलयन। इसे ही क्या बोलेंगे? सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन। इसके द्वारा क्या बनता है? जाइगोट, जो कि द्विगुणित होता है। इस जाइगोट में समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है? भ्रूण, बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद में जो दूसरा नर युग्मक है वो कहाँ जाएगा? केंद्रीय कोशिका में, अर्थात केंद्रीय कोशिका में स्थित द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करेगा। दो केंद्रक पहले ये, तीसरा ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? त्रिक संलयन। तो क्या बन रहा है? ये त्रिक संलयन। तीन एग्रिक केंद्रक क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? त्रिक संलयन। इसे क्या बोलेंगे? तो इसके द्वारा क्या बनता है? त्रिगुणित प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक। त्रिगुणित प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या बनता है? त्रिगुणित बहुकोशिकीय भ्रूणकोश। क्या बनेगा? भ्रूणकोश, जो कि सूत्रता में कैसा होता है? त्रिगुणित। इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि इस प्रक्रिया में तीन एग्रिक केंद्रक भाग लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? त्रिक संलयन। ये क्रिया होती है। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए आराम से। मैं दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अब आपको ताक लग जाएगा पता। ये क्रिया कहाँ होती है? ये देखिएगा, ये आप नीले से बनाइए आगे आपको। ये पराग अंकुरित मतलब नर युग्मक और फरमाइएगा, ये देखिएगा, और ये इसमें एक बीजांड दिखा रहा है। ये पुष्पासन है। ये देखो, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये अंडाशय, ध्यान देना, ये हो गया आपका अंडाशय। अंडाशय में बीजांड और बीजांड में भ्रूणकोश, मादा युग्मक बोलते हैं। भ्रूणकोश, मादा युग्मक बोलते हैं। ये ग्लूकोज, और ग्लूकोज में ये मादा युग्मक द्वितीयक केंद्रक, ये प्रथम की कोशिकाएं। तो देखिएगा ध्यान से, अब इसको हम डायग्रामेटिक देख लेते हैं। ये दो नर युग्मक, अब देखो द्विनिषेचन। सबसे पहले गौर फरमाइएगा, एक नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, ठीक है, इसे बोलते हैं हम अंडकोशिका। अंडकोशिका ये एवृत होता है, ये भी क्या होती है? एवृत। दोनों में क्या होता है?
क्या बनेगा NN2N युग्मनज। जाइगोट कैसा होता है शुद्धगुणिता में द्विगुणित होता है ऐसा बहुकोशीय। इसके बाद में क्या बनेगा भ्रूण, ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि द्विगुणित युग्मनज और ये बहुकोशीय भ्रूण, बहुकोशीय भ्रूण। बहुकोशिकीय भ्रूण, बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं इस क्रिया को बताएंगे हम आपको, क्या कहेंगे इसको युग्मक संलयन। एक नरयुग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है, क्या बनाएगा द्विगुणित युग्मनज, जो आगे इसमें क्या होते हैं समसूत्री विभाजन। क्या होंगे समसूत्री विभाजन, क्या होते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बनेगा बहुकोशीय भ्रूण बनेगा। इस क्रिया को क्या नाम दिया है युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। इसमें देखो ध्यान से एक नरयुग्मक, ये नरयुग्मक कहां से आ रहा है मादा युग्मक से संयोजन करेगा और क्या बनाएगा युग्मक संलयन। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन, इसका दूसरा नाम है सिनगेमी, सिनगेमी। अब आ जाइए ध्यान देना दूसरा नरयुग्मक, ये तो हो गया प्रथम नरयुग्मक या एक नरयुग्मक, यह जाएगा आपको दूसरा नर युग्मक प्लस द्वितीयक केंद्र के केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका क्या होता है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। केवल मात्र पूरे मादा युग्मकों में द्वितीयक केंद्रक ही द्विगुणित होता है। तुम्हें ध्यान रहे बात, क्योंकि जब पूरा मादा युग्मकों में क्या होता है एगुणित। ध्यान रहे बात, ये दूसरा नरयुग्मक क्या होता है n एगुणित और ये क्या होता है 2n। और फरमाइएगा दूसरा नरयुग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित द्वितीयक केंद्रक, ये होती है आपके केंद्रीय कोशिका। इधर बता आपको मैं केंद्रीय कोशिका मतलब द्वितीयक केंद्रक 2n होती है। यहां जानते हैं कोशिका ऐसे देख लो, ऐसे अंड कोशिका मादा युग्मक, मादा युग्मक n। ये डायग्राम बहुत सारी चीजों को बताता है हमें, बताइए मैं आपको। तो देखिएगा ये पराग रेखा थी, किसके माध्यम से आ रहा है नरयुग्मक पराग रेखा के माध्यम से, इसलिए क्या बन गया है साइकोनोगेमी नाल युग्मन पराग रेखा। अब ध्यान देना इनमें क्या होता है संलयन। इस संलयन का नाम क्या दिया जाएगा त्रिक संलयन। दो एग्रीगेट केंद्रक, एक एग्रीगेट केंद्रक, तीन एग्रीगेट केंद्रक भाग लेते हैं ए। इसके द्वारा जिस संख्या का निर्माण होता है क्या बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणकोश एंडोस्पर्म, प्राथमिक
केंद्रक। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत काम आएगा आगे। ये होता है 3n त्रिवृत्त। क्या होता है ये? त्रिवृत्त होता है। आगे इसमें क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होते हैं और क्या बनता है? भ्रूणकोश, त्रिवृत्त भ्रूणकोश, त्रिवृत्त भ्रूणकोश, कोश एंडोस्पर्म। इस क्रिया का नाम क्या दिया गया है? ध्यान देना। त्रिक संलयन, 3 केंद्रक, 2 द्वितीयक केंद्रक के, 2 एवरेज केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के और 1 एवरेज केंद्रक नलिकाओं के। तो ध्यान देना क्या बोले? त्रिक संलयन, त्रिक संलयन। और इन दोनों को ही त्रिक संलयन और युग्मक संलयन दोनों को क्या नाम दिया गया है? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है? कहां लिख रहे हैं? मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश। किसका भ्रूणकोश? आवृतबीजी पादपों या पुष्पीय पादपों के भ्रूणकोश में युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। ध्यान देना बेटा, पुष्पीय पादपों या आवृतबीजी पादपों में क्या पाया जाता है? द्विनिषेचन पाया जाता है, जो कि विशिष्ट एवं सार्वभौमिक लक्षण होता है पुष्पीय पादपों का। मैंने आपको एक बता दिया था, इसकी खोज किसने की थी? एससी नवासी ने 1891 में। ध्यान देना। तो ये क्या है? अब ध्यान देना, इससे क्या बढ़ रहा है? भ्रूण इससे बढ़ रहा है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश पोषण देने वाला एक प्रकार का ऊतक होता है ये। इसी साल 2020 में एग्जाम आया था कि कोशिकीय भ्रूणकोश को समझाइए। 3 नंबर प्रश्न आता है ये सेक्शन सी में। कोशिकीय भ्रूणकोश को समझाइए। आगे भ्रूणकोश का वर्णन करेंगे। तो किसके पश्चात बन रहा है ये? निषेचन के पश्चात भ्रूण बन रहा है, जायगोट बन रहा है, मेसोफोरस बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, भ्रूणकोश बन रहा है। अब ध्यान देना, जब इसमें निषेचन हो जाता है, हम कहाँ चल रहे हैं? मध्य में निषेचन में। तो देखो एक बार इसको पूरे पहले पार्ट से लेकर मैं आपको रिवीजन कराता हूं इसका भी। ध्यान देना पूरा इस डायग्राम के द्वारा। ध्यान देना, बहुत फरमाइएगा। हमने आपको ये बताया था पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया। क्या बताया था कि परागण के बाद वर्ती काल पर परागण के पश्चात पराग अंकुरित होने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की समस्त क्रियाओं को क्या बोलते हैं? पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रियाएं। इसके बाद क्या क्रिया होती है? निषेचन। तो हमने आपको पहले बताया था, देखो ये बताया था कि नर युग्मकोद्भिद का विकास ये हो रहा वर्ती काल पर अंकुरण के पश्चात परागण के द्वारा, और मादा युग्मकोद्भिद के विकास पढ़ लिया हमने। तो इसलिए होता है नर युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद विकास, ताकि नर युग्मकों को मादा युग्मकोद्भिद के मादा युग्मक तक पहुंचाया जा सके। इसलिए होता है युग्मक स्थानांतरण। ये तो है। तो पहले क्या बने? युग्मक। ध्यान देना, इससे पूर्व की घटना क्या होती है? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन के अंदर हमने आपको इनकी रचना के बारे में बताया था, निर्माण के बारे में बताया था, उसके बाद में पराग स्त्रीकेशन पारस्परिक क्रिया के बारे में बताया था। अब आता है निषेचन। निषेचन में पुष्पीय पादपों में 2 क्रिया होती हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मक संलयन और त्रिक संलयन। इसे क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। ध्यान देना, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन आवृतबीजी पादपों में ही पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना यह अनावृतबीजी पादपों में निषेचन से पहले होता है। ध्यान देना। तो देखिएगा, हमने आपको ये बताया था ये क्रिया है पूरी। इसके बाद में अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान रखना क्या प्रश्न उठता है कि जो बीजांड है कि निषेचन के पश्चात बीजांड
द्वारा किन पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है, किन किन पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, निषेध के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है। ध्यान रखने बात, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है और बीजांड द्वारा निम्नलिखित 3 पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है। सबसे पहली पीढ़ी क्या कहलाएगी? भ्रूण कोष मादा युग्म, एगोनिक पीढ़ी बोलेंगे इसको। एगोनिक पीढ़ी किसके रूप में होती है? भ्रूण कोष के रूप में होती है। दूसरा है द्वितीयक पीढ़ी। अब द्वितीयक पीढ़ी के रूप में अध्यारण बीजांडका, बीजांडकाय, अध्यारण बीजांडकाय और अध्यारण हो गया, बीजांडकाय हो गया, इनके निरूपित किया जाता है। और तीसरी जो पीढ़ी है वो आएगा आपको भ्रूणकोष, त्रिगुणित भ्रूणकोष के रूप में। ये बन रहा है आपका त्रिगुणित भ्रूणकोष, जो पढ़ाएंगे हम आपको आगे। तो 3 पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है। इसके बाद में अब ध्यान देना, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष का निर्माण भ्रूण से पहले होता है। इसलिए एक क्रिया होती है युग्मनज प्रसूति, अर्थात जब भ्रूण कोष का निर्माण होता है तो युग्मनज कुछ समय के लिए प्रसूति अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके पोषण के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? युग्मनज प्रसूति। तो आगे का जो टॉपिक होगा आपका क्या होगा? भ्रूण कोष से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार का होता है, परिवर्तन के आधार पर भ्रूण कोष कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार और समझ लें इसको आप कि द्विनिषेचन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद्भिद में युग्मक संलयन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया को समृद्ध रूप से क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से आप, कल मैंने आपको बताया था कि द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादपों की विशिष्ट एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। दूसरा ये बताया था कि द्विनिषेचन में 3 एगोनिक युग्मक भाग लेते हैं। 3 एगोनिक युग्मक भाग लेते हैं। कौन सा? एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक, मतलब 2 तो नर युग्मक, एक मादा युग्मक। और मैंने आपको ये बताया था कि द्विनिषेचन में 5 एगोनिक केंद्रक भाग लेते हैं। 5 एगोनिक केंद्रक कौन कौन से? ध्यान देना, एक नर युग्मक का, एक अंडकोशिका का, एक दूसरा नर युग्मक का, है ना। 2 तो नर युग्मक के एगोनिक केंद्रक हो गए, एक मादा युग्मक का और 2 केंद्रक द्वितीय केंद्रक के। 2, 3, 4, 5 एगोनिक केंद्रक भाग लेते हैं। जानना ये अब आपने पूछ लिया कि त्रिक संलयन से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या परिभाषा बताओगे इसकी कि त्रिक संलयन से क्या अभिप्राय है? तो आप क्या बताओगे कि आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन के दौरान, इस दौरान हो रहा है द्विनिषेचन के दौरान हो रहा है, तो आवर्त बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन के दौरान त्रिक संलयन से बनी संरचना क्या बनती है? भ्रूण कोष। त्रिक संलयन के दौरान एक नर युग्मक का केंद्रीय कोश का संलयन क्या कहलाता है? त्रिक संलयन कहलाता है। इसके द्वारा क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक ये त्रिगुणित होता है। ये संस्कृत भाषा द्वारा क्या बनेगा? त्रिगुणित भ्रूण कोष, जो कि सूत्रमिता क्या होता है? त्रिगुणित होता है। प्रश्न आया था कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष की सूत्रमिता क्या होती है? भ्रूण कोष की सूत्रमिता क्या होती है? त्रिगुणित। इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यही है क्या कि आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन के दौरान द्वितीय केंद्रक एवं नर युग्मक के संलयन से बनी त्रिगुणित संरचना को क्या बोलते हैं? इसमें क्योंकि इस क्रिया में 3 केंद्रक भाग लेते हैं, 3 एगोनिक केंद्रक, इसमें क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन लेते हैं। और त्रिसंलयन के द्वारा क्या बनता है? भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो आप देख लीजिएगा, ये है। तो मैंने आपको बताया था कि एक बार इसको नोट कर लें आप। देखिए, जब पराग नलिका, ध्यान देना, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूण कोष में प्रवेश करती है तो अग्र सिरे से क्या करती है? इसका अग्र सिरा हट जाता है। इसको लिखो, जब पराग नलिका, जब पराग नलिका बीजांड द्वार
से होते हुए भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो यह अग्र सिरे से हट जाती है, यह अग्र सिरे से हट जाती है। जैसे ही पाया बीजाणु द्वार से होते भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो अग्र सिरे से हट जाती है और दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। देखो, जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं, जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। अब क्या होता है, उनमें से एक नर युग्मक जो प्रथम होता है, या प्रथम नर युग्मक या एक नर युग्मक अन्य कोशिका से संयोजन करके क्या बनाता है, अन्य कोशिका से संयोजन करता है और द्विगुणित जायगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। देखो, इनमें से एक नर युग्मक अमीबीय गति द्वारा मादा युग्मक अंड कोशिका से संयोजित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। इस क्रिया को युग्मक संलयन, ध्यान रहे, इस क्रिया को युग्मक संलयन सिंथेनी कहते हैं। इस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन वास्तविक या सत्य निश्चय होता है, क्योंकि इसमें नर युग्मक का अंड कोशिका से संयोजन होता है। आगे देखो, दूसरा जो नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करते हुए कहां पहुंचता है, केंद्रीय कोशिका, और केंद्रीय कोशिका में स्थित द्वितीयक केंद्रक से संयोजित करता है। इसमें आगे लिखे, जबकि दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका से केंद्रीय कोशिका या ये कह सकते द्वितीय केंद्रक, द्विगुणित होता है ये, द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके द्वितीय केंद्रक या कोशिका से संयोजन
करके त्रिगुणित भ्रूणकोश, ध्यान रखना, कोश आएगा भी पेपर वाला पे, कोश, भ्रूणकोश केंद्रक, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक क्या करेगा, बनाएगा त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक, या फिर ये भी कह सकते हैं इसको त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, PEN, प्राइमरी है इसलिए त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, PEN, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है जिसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, बनाता है। जो आगे देखो, जो समसूत्री विभाजन द्वारा जो समसूत्री विभाजन द्वारा त्रिगुणित भ्रूणकोश, भ्रूणकोश भ्रूणकोश नहीं, भ्रूणकोश है ये, भ्रूण को पोषण देने वाला उत्तर, त्रिगुणित भ्रूणकोश जो सबसे पहले त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है, समसूत्री विभाजन होंगे इसमें प्राथमिक, तभी तो 3 प्रकार के भ्रूणकोश बनेंगे, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियले मिश्रित प्रकार का भ्रूणकोश, तो समसूत्री विभाजन द्वारा त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है। जो भ्रूण को क्या करेगा, जो भ्रूण को पोषण, जो विकासशील भ्रूण को जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, तो ये एक प्रकार का ऊतक होता है ग्लूकोज, जिसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खल मतलब खनिज लवण आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह भ्रूण को पोषण प्रदान करके भ्रूण का समुचित विकास करता है। तो आगे देखें हम लोग, चूंकि इस प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में, ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया में, तो देखो अगला पॉइंट है, चूंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, 3 एवरित केंद्रकों का क्या होता है, संयोजन होता है। चूंकि इस प्रक्रिया में 3 एवरित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। आगे बात समझ में, चूंकि इस प्रक्रिया में 3 एवरित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। इस प्रकार, अगला पॉइंट है, इस प्रकार
आवक बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है? युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। देखो वास्तव में इस प्रकार आवृत बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद वही कौन सा? भ्रूण कोश के कब्जा वाला है। भ्रूण कोश में इस प्रकार आवक बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में संपन्न युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन, कौन सी क्रिया? युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन प्रकरण में दोहरा, दो बार होता है भाई, इसलिए दोहरा कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं, जो आपको इस व्याकरण द्वारा बताया गया है। तो इस प्रकार आवक बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश में संपन्न युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। यह है साहब। अब इस द्विनिषेचन का क्या महत्व है पुष्पीय पादपों के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि आवक बीजी पादपों में द्विनिषेचन के महत्व को समझाइए। तो अगला टॉपिक आया आपका द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व का महत्व, उसमें देखें आप कि द्विनिषेचन आवक बीजी पादपों का विशिष्ट एवं सार्वभौमिक गुण होता है। पहला, इसमें देखें द्विनिषेचन केवल आवक बीजी पादपों, केवल आवृत बीजी मतलब पुष्पीय आवक बीजी पादपों में ही पाया जाता है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक हो जाता है, इसका महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि यह केवल आवक बीजी पादपों पुष्पीय पादपों में ही पाया जाता है। उसमें देखिएगा पहला इसका महत्व है, देखो द्विनिषेचन द्वारा क्या होता है भाई? द्विनिषेचन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे विकसित होकर भ्रूण बनाता है। तो देखिए द्विनिषेचन द्वारा द्विगुणित युग्मनज
द्विनिषेचन द्वारा द्विगुणित युग्मनज जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे विकसित होकर जो आगे विकसित होकर क्या बनाएगा? बहुकोशिकीय भ्रूण। जो आगे विकसित होकर क्या बनाएगा? बहुकोशिकीय भ्रूण जो आगे विकसित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है। पहला। दूसरा है द्विनिषेचन द्वारा क्या होता है? त्रिसंलयन। द्विनिषेचन में संपन्न त्रिसंलयन से क्या बनता है भाई? त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है या संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है। तो इसमें लिखो द्विनिषेचन द्वारा त्रिगुणित भ्रूणकोश द्विनिषेचन में संपन्न होना। द्विनिषेचन में संपन्न त्रिसंलयन से त्रिगुणित द्विनिषेचन में संपन्न त्रिसंलयन से त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। जो संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है। संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है। तो ये भाई संकर ओज क्या है? संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है। हाइब्रिड वाइगॉर ये होता है हाइब्रिड हाइब्रिड संकर ओज क्या होता है? ध्यान देना। संकर से प्राप्त संकर संतति होती है। तो देखो आनुवांशिक रूप से दो भिन्न जनकों के मध्य संकर से उत्पन्न संतति को संकर संतति कहते हैं। जब यह संकर संतति अपने जनकों की तुलना में श्रेष्ठ होती है तो इसे क्या बोलते हैं? संकरोज कहते हैं। और संकर संतति की इस जो गुणात्मक श्रेष्ठता होती है वह कहलाती है? संकरोज कहलाती है। ध्यान देना, आनुवांशिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण से क्या उत्पन्न होता है? संकर संतति। संकर संतति अपने जनकों की तुलना में श्रेष्ठ होती है और संकर संतति की इस गुणात्मक श्रेष्ठता को ही क्या बोलते हैं? संकरोज कहते हैं। जैसे आप देखो खच्चर है, तो खच्चर अपने जनकों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनमें एक दोष होता है कि वो जननक्षम नहीं होते हैं। बाकी देखो आप पहाड़ों पर क्या ले जाते हैं? बोझा ढोने की शक्ति कहाँ से आती है? गधे से। और खड़े रहने की ताकत कहाँ से आती है? घोड़े से चलने की ऊपर तक। तो ऐसा संकर है वो प्रकृति में। तो आप देखिएगा इसी प्रकार अब आते हैं आवकबीजी पादपों में। तो आवकबीजी पादपों में संकरोज कौन सा? त्रिगुणित भ्रूणकोश
जो कि एक प्रकार का ऊतक होता है, जो जिसकी कोशिकाओं में पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। इसलिए आवकबीजी पादपों में भ्रूण से पहले भ्रूण कोश का विकास होता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो संकर ओज भ्रूण से परिपूर्ण होता है। अगला नेक्स्ट इसका, इसमें लिखें आप लोग, यह भ्रूणकोश, यह भ्रूणकोश विकासशील भ्रूण, यह भ्रूणकोश विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास होता है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास होता है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास होता है। अब देखिए ध्यान से, संकर ओज हमने बताई कि भ्रूणकोश में नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए यह संकर ओज की भांति व्यवहार करता है। दोनों गुण पाए जाएंगे, ध्यान देना, किसमें? भ्रूण कोश में। तो अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें भ्रूण कोश में नर एवं मादा दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे यह संकर ओज की भांति व्यवहार करता है। इसको देखें आपको, भ्रूण कोश में नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब दोनों के जीन पाए जाते हैं, दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे यह पाए जाते हैं, जिससे यह संकर ओज की भांति व्यवहार करता है, जिससे यह संकर ओज की भांति व्यवहार करता है। संकर ओज की भांति व्यवहार करता है। भ्रूणकोश में नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे यह संकर ओज की भांति व्यवहार करता है, जिससे यह संकर ओज की भांति व्यवहार करता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है, देखो आप कि द्विनिषेचन बीजों की अंकुरण क्षमता एवं जीवन क्षमता के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसमें देखो द्विनिषेचन बीजों के अंकुरण एवं उनकी जीवन क्षमता के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ध्यान में ये बात, बीजों की अंकुरण मतलब बीजों के बीजांकुरण और उनकी जीवन क्षमता के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे किससे
क्योंकि इससे उनके जीव द्रव्यों का पुनर्निर्माण पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण होता है। तो आपस में नर एवं मादा केंद्र को क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा, जीव होगा और नवीनीकरण होगा, जिससे उनकी जीवन क्षमता और अंकुरण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये आपका निषेध का महत्व हो गया था। इसके बाद में हम आपको आगे बताएंगे निषेध पश्चात घटनाएं। तो आपका डिविनेशन पूरा हुआ। ये आगे चलेंगे।